हाय गाइस। मैं हूँ वर्षा शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँगी। तो हम आज अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। कल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे आने वाले फीचर्स जो हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विशेषताएँ हैं, वो पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस में कोई डाउट ना रहे। तो हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे दो टॉपिक्स कवर होंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगर टाइम बचा तो हम प्रेम्बल भी पढ़ेंगे। हाँ, एक बात, जो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंस बताया था, उसमें मैंने बोला था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होता है वो डी फैक्टो रूलर होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट डी फैक्टो नहीं, डी ज्योरे रूलर होता है। DEJURE। डी फैक्टो तो प्राइम मिनिस्टर होता है बाय फैक्ट। ये कल मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो आप सही कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तो जैसा मैंने कल ही बता दिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे लंबा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। एक रिटन होता है और एक अनरिटन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स का है, अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको कॉडिफाई कर दिया गया है, उनको अच्छी तरह लिखा हुआ है। जबकि ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जो है उनको एक इकट्ठा करके लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन हो जाएगा और अपना इंडिया का, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी रिटन ही होता है। दूसरी फीचर ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। कल मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए थे सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज। यूएसए से क्या पार्ट लिया था हमने, ब्रिटिशर्स से क्या पार्ट लिया था, ऑस्ट्रेलिया से क्या पार्ट लिया था। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट तो मैं पढ़ने की अच्छी तरह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैंने बिल्कुल डेप्थ में आपको बता दिया था। एक हमारा फीचर है कि ये मिक्सचर है, ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो है, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, उनको अगर हमें उसमें अगर हमें कुछ संशोधन करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो वो बहुत मुश्किल से होंगे। एक स्पेशल प्रोसीजर होगा। जैसे कि हमारा ठीक है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इज़ वन डेट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। वही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना हो वो आसान तरीके से हो जाता है। जैसे सिंपल ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, उसके तरीके से हो जाता है, कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं चाहिए होता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कुछ आर्टिकल्स जो है वो आराम से अमेंड हो जाएंगे, कोई ज़्यादा प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि उनके लिए, उनको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के हिसाब से होंगे। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है, उसमें एक दो टाइप के अमेंडमेंट बताए गए हैं। उसकी मैं एक अलग क्लास लूँगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा प्रोसीजर होता है कि अगर हमें संविधान में कुछ अमेंडमेंट करने हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट करने हो, तो वो अमेंडमेंट हमारे आर्टिकल 368 के हिसाब से होंगे, जो कि एक पूरा प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर है उसका। तो इससे आप ये दो बातें क्लियर हो गई। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह रिजिड है, ना ही हमारा संविधान पूरी तरह फ्लेक्सिबल है, मिक्सचर है ये दोनों का, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ अमेंडमेंट्स जो होंगे वो हमारे बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, सिंपल तरीके से हो जाएंगे। वहीं कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमारे स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू होंगे। फोर्थ फीचर आता है हमारा कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। इसका क्या मतलब है, फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है वो वाली गवर्नमेंट जहाँ पे पावर्स जो हैं सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छी तरह डिवाइड हो, कि ये वाले सब्जेक्ट हैं, ये वाले टॉपिक्स हैं, इन पे सेंटर गवर्नमेंट रूल बनाएगी, ये वाले सब्जेक्ट, इन वाले टॉपिक्स पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। राज्य की सरकार है, सिर्फ वही रूल बना सकती है। तो हमारा फेडरल सिस्टम तो है ही, जैसे आप सब जानते होंगे, ये तो सबको ही पता होगा, अपने आसपास देखते भी
कि कुछ टॉपिक्स हैं उन पे सिर्फ केंद्र सरकार रूल बना सकती है, कुछ टॉपिक्स हैं उन पे सिर्फ राज्य सरकार है, और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिन पे दोनों रूल बना सकती हैं, मतलब सेंटर भी, गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें, मान लीजिए एक टॉपिक है, कोई भी एक लॉ है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि फार्म लॉ ही मान ले, फार्म लॉ ही मान लेते हैं, तो इसमें सेंटर भी वो क्या कहते हैं, सेंटर भी रूल बना सकती है और स्टेट भी रूल बना सकती है। तो अगर ऐसा कोई वो आया, ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ पे एक टॉपिक पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया, तो वहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके रूल को प्रिवेल करेंगे, उसकी मान्यता ज़्यादा होगी। और विद यूनिटरी बेस, मतलब कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाएंगी, स्टेट से छीन के सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाएंगी। ये आती है हमारी इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। ये तीनों जो इमरजेंसीज है मैं अच्छी तरह डिस्कस करूँगी आने वाले चैप्टर में। पूरा एक चैप्टर है इसका, बहुत अच्छा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें आती हैं एग्जाम्स में नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो याद रखिएगा कि हमारा फेडरल सिस्टम है, पर बेस जो है, बाइस जो है, मतलब झुकाव कभी कभी यूनिटरी भी हो जाता है, मतलब सेंट्रलाइजेशन हो जाता है कभी कभी पावर का, एकाकीकरण हो जाता है कभी कभी पावर का। ये याद रखिएगा कि जो टर्म फेडरेशन है वो हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं की गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोई पर्टिकुलर टर्म दे देगा, जैसे फेडरेशन ही दे दिया, कि हमारे संविधान में कहाँ मेंशन की हुई है, मेंशन की भी हुई है या नहीं की हुई है। तो कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज़ तो काफ़ी बार होती हैं पर हम संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं होती है। तो याद रखिएगा टर्म फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो कल हमने पढ़ ही लिया था कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हमने अच्छी तरह कल पढ़ लिया था। ये सिर्फ बेसिक फीचर्स हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन कौन सा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन कौन से नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है हम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं एंड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिनिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है उनकी पार्लियामेंट जिस जगह पे है वो वेस्टमिनिस्टर जगह है, तो इसलिए उसको हम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक हमारा नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। मतलब हमारी पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन है, कि कोई दूसरा बाहर किसी भी देश का आदमी या फिर बाहर किसी भी देश की पार्लियामेंट ये नहीं बता सकती, हमें नहीं बता सकती कि हमारी पार्लियामेंट ये रूल बनाएगी, ये वाला रूल नहीं बनाएगी। हमारी पार्लियामेंट सॉवरन है, वो अपने हिसाब से अपने रूल बना सकती है। विच जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब हमारी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, उनकी सुप्रीमेसी है कि अगर हमारे पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, तो वो उनको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उनको सरकार को बता सकती है कि आप अपना ये वाला लॉ या तो इसमें अमेंड कीजिए या फिर खारिज कीजिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। तो ये है। आठवां फीचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे नाम दिए गए हैं आपको, अगर अभी ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पढ़ने हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए, वरना हम आगे फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अच्छी तरह से 2-3 क्लास में कवर करेंगे। वैसे यहाँ पे नाम आप पढ़ सकते हैं। अभी तो इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, पर जब स्टार्टिंग में हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे पास 7वां फंडामेंटल मौलिक अधिकार भी था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, पर बाद में उसको अमेंडमेंट के उससे हटा दिया गया था। तो स्टार्टिंग में जो थे 7 थे, अब हमारे पास 6 ही हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे संविधान का, हमारे मौलिक अधिकार का। हम जो खुल के आज़ादी से जी पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर पा रहे हैं, ये सब कुछ हमारी फंडामेंटल राइट्स की ही देन है, क्योंकि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारा संविधान को हमें मौलिक अधिकार प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी खुल के जी पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 2-3 क्लास में आराम से करेंगे। बस याद रखिएगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनके आर्टिकल्स कौन कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, वो मैं सब आपको आगे 3-4 क्लास में बताऊंगी।
9वां फीचर है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मैंने बताए थे, सिर्फ याद रखना है नाम कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये भी, इसका भी एक अलग चैप्टर होगा, ये भी एक दिन में मैं कवर करूँगी। हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि अगर संविधान ने हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं तो सामने हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां निभाएं। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे संविधान ने प्रोवाइड की गई हैं कि अगर हम कुछ अधिकार इंजॉय करते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा अधिकार बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि साथ में हम देश के प्रति भी कुछ ड्यूटी तो निभाएं। तो ये वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 हैं। ये भी आगे मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के साथ ही पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आपको नाम याद रखने, बेसिक फीचर्स याद रखने हैं कि ये हमारे संविधान का पार्ट है, ताकि आपको आगे जाके कोई डिफ़िकल्टी ना हो, थोड़ा आप गो थ्रू हो जाएं कि ठीक है हमारे संविधान में ये चीज़ें हैं। सेक्युलर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे संविधान का कि आप सबने देखा होगा कि हमारी सरकार का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, वो सभी रिलीजन को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, हमारा हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, उन सबको इक्वल ट्रीट करती है। कोई भी नेता, कोई भी सरकार जो है वो ये नहीं कह सकती कि हमारी सरकार का ये धर्म है। जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वहाँ पे सरकार का धर्म इस्लाम है, तो वो खुल के कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो इस्लाम को प्रमोट करती है। पर हमारे संविधान ने हमें सेक्युलर स्टेट दी गई है कि हमारा जो सरकार है, हमारे जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसका कोई भी एक धर्म नहीं होगा, वो किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। सभी धर्म जो है, हिंदुइज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इस्लाम हो गया, सिखिज़्म हो गया या फिर और भी कोई धर्म होगा, उन सब के लिए उन सबको इक्वल ट्रीट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस पे तो आपको पता है डिबेट कितनी होती रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारा जो स्टेट है, हमारा नेशन है, वो सेक्युलर है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये मैंने पहले ही बताया था, 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबने 1975 के इमरजेंसी के बारे में तो सुना ही होगा, कितनी कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी थी। तो वो सब कुछ संविधान को देख के ही की गई थी। 1975 के इमरजेंसी के बाद ही हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। वो आगे जाके डिस्कस होंगे आगे वाले चैप्टर में, पूरा एक अच्छी तरह चैप्टर है, वो पढ़ाऊँगी मैं। एक फीचर आता है थ्री टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी जो कि हमारी पंचायती राज हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गया। एक गवर्नमेंट हमारी स्टेट लेवल पे होगी, ये तो सबको पता है कि हर स्टेट की हमारी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। और एक हमारी केंद्र सरकार होगी सबसे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। एक तो हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके ऊपर हमारी स्टेट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके ऊपर हमारी सेंटर हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो ये जो 3 लेवल हैं इसी को हम बोलते हैं 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं, फिर स्टेट हो गई, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ये जो हमने स्क्रीनशॉट ली है ये डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से उठाए हुए हैं, ताकि अगर आप आगे बुक पढ़ें तो आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, थोड़ा आसानी से हो जाए। ये है हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो हम वोट कर सकते हैं, वोट करने का अधिकार भी हमें संविधान ही प्रोवाइड करता है। तो वोटिंग एज जो थी पहले हमारी 21 साल थी, बाद में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके उसको 18 साल कर दिया था। ये सारे अमेंडमेंट्स भी मैं आपको 1-2 क्लास में इकट्ठा बता दूंगी, इंपॉर्टेंट संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो थे कि कौन सी सरकार ने किए थे, कौन सा ईयर था, कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, ताकि आपको याद आ जाए। क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये वाला अमेंडमेंट कौन से सरकार ने किया था, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। तो याद रखेगा कि जो हमें वोटिंग करने का अधिकार मिलता है उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। यूनिवर्सल ये है कि जो भी कोई भी इंसान 18 साल से ऊपर हो, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी को ही वोट मिलेगा या फिर औरत को ही वोट करने का अधिकार है, या फिर जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ उनको ही वोट करने का अधिकार है, जो अनपढ़ है 18 साल से ऊपर उनको नहीं है। बस ये है, एक कंडीशन है कि 18 साल होनी चाहिए उम्र, उन सबको वोट करने का अधिकार है। एक है हमारी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं जिसमें हमारी सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, जैसे कि अपनी इलेक्शन कमीशन हो गई,
अब इलेक्शन हो रहे हैं शायद अब बंगाल में हुए थे, तो आपने इलेक्शन कमीशन का नाम बहुत सुना होगा। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, वो ऑडिट करता है हमारी सरकार का। एक हमारी यूपीएससी खुद एक हो गई जो हमारे ये वाले एग्ज़ाम आईएएस वाले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। वहीं हमारी स्टेट लेवल पे स्टेट पीएससीज हो गई, हर स्टेट की अलग अलग पीएससीज होती है कि हमारी संवैधानिक बॉडीज़ होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है। उनके जो भी अधिकार होते हैं, जो भी राइट्स हैं, उन्हें डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलते हैं। एक हमारा है सिंगल सिटीजनशिप, एक नागरिकता। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था अच्छी तरह कि यूएसए का क्या प्रोसीजर है और हमारा क्या प्रोसीजर है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, वहीं यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहाँ पे स्टेट की और एक नेशन की नागरिकता अलग अलग मिलती है, लेकिन अपने यहाँ सिर्फ हम भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ये हमारे बेसिक फीचर्स खत्म हो गए हैं, कुछ 15-16 फीचर्स हैं, उनको एक बार ध्यान में रखिएगा कि ठीक है ये हमारे संविधान के फीचर्स हैं, ये विशेषताएं हैं। बस ये सब सारी चीज़ें ये आगे अलग अलग चैप्टर के रूप में है। इमरजेंसी का अलग चैप्टर है, फिर पंचायती राज का अलग चैप्टर है, हमारा फंडामेंटल राइट्स का अलग चैप्टर है पूरा। उसमें तो बहुत 3-4 दिन लगने वाले हैं मेरे हिसाब से, अच्छी तरह पढ़ाऊंगी मैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अलग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का अलग है। बस अभी मैंने जानबूझ के ये वाली स्लाइड पहले डाली थी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या क्या पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारे प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इवन एसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससीज के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पूरा प्रियम्बल यू का यू याद होना चाहिए। ठीक है, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है हमारे संविधान का। जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी हमने बुक उठा ली तो उसमें पहले के 3-4 पेज होते हैं, एक प्रीफेस होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें बुक के बारे में बताया जाता है कि ये बुक इसको लेके है, इसने लिखी हुई है, क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या आइडियाज़ हैं। वैसे ही प्रियम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। उसमें हमारे संविधान के बेसिक आइडियाज़ बताए हुए हैं कि हमारे संविधान किन किन आइडियाज़ पे बेस्ड है। तो पूरा प्रियम्बल यू का यू याद होना चाहिए। मैं एक बार पढ़ के भी सुना देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो ये कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? ये है कि हमें संविधान को हमारे संविधान को या फिर हमारी सरकार जो है उसका पावर का सोर्स क्या है, वो जो पावर एंजॉय करती है उसके सोर्स क्या है, वो है हम, पीपल ऑफ इंडिया, आम जनता। मतलब हमें उनको वोट करके भेजते हैं ना, तो हम हो गए। तो ये याद रखिएगा, सॉरी, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? सोर्स ऑफ पावर, स्रोत है हमारे पावर का। ठीक है, हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic। ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाला जो सीक्वेंस है, यू का यू याद रखना है कि पहले कौन सा वर्ड आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ये बेसिक आइडियाज़ हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारा संविधान टिका हुआ है। यू के यू पहले सॉवरन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेक्युलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। क्योंकि ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं हायर एग्जाम्स में, यूपीएससी के लेवल तक ये वाले पूछ लेते हैं कि इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो ये हमारे हो गए आइडियाज जिन पे हमारा संविधान टिका हुआ है। फिर ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स। क्या क्या देंगे अपने सिटीजन्स को, इसकी भी ये वाले इस जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है। ऊपर वाले जो आइडियाज़ हैं उनका सीक्वेंस, और यहाँ पे जो राइट्स गारंटी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें गारंटी कर रहे हैं कि हमारी सरकार हमें ये प्रोवाइड करेगी, उसका भी सीक्वेंस याद रखना है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि हम अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि सब समान रहेंगे, किसी भी स्टेटस का आदमी होगा वो समान रहेगा। एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तो पूरे की पूरा प्रेम्बल आपको यू का यू सीक्वेंस वाइज याद रखना है। आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी काम आएगा, साथ के साथ यूपीएससी में भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इन जो वर्ड्स हैं, इन ये 4-5 वर्ड्स दे देंगे, इनको सीक्वेंसली अरेंज करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यू का यू। चाहे कोई आपसे नींद में उठ के भी पूछे ना कि प्रेम्बल बताओ, तो आपको यू का यू याद होना चाहिए।
लास्ट में क्या दी गई है, डेट दी गई है कि किस दिन हमने अडॉप्ट किया था। कल मैंने बताया था ना कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, पर लागू 26 जनवरी 1950 का था। तो एक क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं हमारे प्रेम्बल में। एक तो सोर्स बताया गया है कि पावर का सोर्स क्या है, ठीक है। एक बताए गए हैं इसके बेसिक आइडियाज़, इसके बेसिक आइडियाज़ क्या क्या हैं। एक बताया गया है कि अपने सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करेगा ये, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी। और एक बताई गई है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ अडॉप्शन। तो हमने जो ऊपर वर्ड्स पढ़े थे उनका मीनिंग एक बार जान लेते हैं, क्योंकि मीनिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और हमें पता भी होना चाहिए कि ये जो वर्ड बताए गए इनका बेसिकली मीनिंग क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि सॉवरन का मतलब होता है संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, गणराज्य, जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वाधीनता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, इंटीग्रिटी अखंडता। तो ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश मीनिंग समझ ना आके हमें हिंदी मीनिंग समझ आ जाता है। इतने तो अंग्रेज हम अभी है भी नहीं और बनना भी नहीं है। बेसिकली हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें पहले हिंदी को भी उतना ही इक्वालिटी देनी है, उतनी ही समानता देनी है, उतनी ही इज्जत देनी है जितने आजकल हम इंग्लिश को देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब हम एक एक वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। सॉवरन मतलब संप्रभुता, कि मतलब हम आज़ाद हैं, हम अपने रूल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई भी बाहर की गवर्नमेंट आके, कोई भी बाहर किसी भी देश का नागरिक आके इवन आके हमें नहीं बताएगा, हमारी पार्लियामेंट को हमें नहीं बताएगा, हमारी पार्लियामेंट को नहीं बताएगा कि आप ये रूल बनाएं, ये रूल ना बनाएं। हमारे पास संप्रभुता है, आज़ादी है कि हम अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से अपने रूल बना सकते हैं। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, ये तो हमें पता ही है कि जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। सिटीजन जो होंगे वो फ्री होंगे अपने जो धर्म है अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करने के लिए। डेमोक्रेटिक, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक का मीनिंग कहता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता के द्वारा चुनी गई। ऑफ द पीपल, जनता के बीच में से कोई चुना गया। फॉर द पीपल, जनता के लिए ही चुना गया। बाय द पीपल, जनता के द्वारा हम वोट करने जाते हैं। ऑफ द पीपल, जनता के बीच में से ही जो नेता होते हैं वो हमारे बीच में से ही निकले हुए इंसान होते हैं। फॉर द पीपल, हमारे लिए ही काम करते हैं। डेमोक्रेटिक जो शब्द है उसका ओरिजिन फ्रांस में हुआ था। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वैल्यू एडिशन के लिए देख लेना। डेमोक्रेटिक शब्द का ओरिजिन जो है वो सोसाइटी में बेसिकली फ्रांस से हुआ था। यहाँ पे वैसे ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। रिपब्लिक, गणतंत्र, हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, तो उस रिपब्लिक का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। गणतंत्र क्या होता है, जहाँ पे हमारा जो मेन पॉलिटिकल हेड होता है, याद होगा 2 टाइप के हेड होते हैं हमारे, एक हमारा हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हम जो हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं ना, पॉलिटिकल हेड, वो प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। संविधान के हिसाब से सबसे ऊंचा पद जो है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। तो रिपब्लिक जो शब्द का मीनिंग होता है, या फिर कंट्री गणतंत्र तब कहलाई जाएगी जब उसका जो मेन पॉलिटिकल हेड होगा यानी कि प्रेसिडेंट होगा वो चुना गया होगा इलेक्शन से। इलेक्शन से चुना गया होगा, सिर्फ ये, यहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट, बस इलेक्शन से चुना होना चाहिए, चुना हुआ होना चाहिए। अपने इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारा कंट्री रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का बेसिक मीनिंग ही यही है कि जो मेन पॉलिटिकल हेड होता है गवर्नमेंट का, स्टेट का, वो बस इलेक्शन के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन को हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे अभी भी मोनार्की है, मतलब वो क्वीन है, उनको जो है वो सबसे ऊपर माना जाता है। तो इन ब्रिटेन जो है वो रिपब्लिक नहीं है, याद रखिएगा, कहीं ब्रिटेन को भी रिपब्लिक बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ की जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अभी भी क्वीन या किंग ही है, और उनका जो ऑफिस है वो हेरिडिटरी होता है, ये तो पता ही है। वहाँ पे रानी का रूल चलता है बेसिकली। अब आ गया सोशलिस्ट, समाजवादी, कि वहाँ पे समाजवादी वो देश कहलाया जाएगा जहाँ पे जो कंट्री के रिसोर्सेज है ना वो सरकार के द्वारा ओन किए जाएंगे, कोई भी ऐसा प्राइवेट प्रॉपर्टी का नहीं होगा। इवन हमें लग रहा है
कि हमारी जो घर है या फिर हमारी जो ज़मीन जायदाद है वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही, पर याद कीजिए उस ज़मीन जायदाद को अपना बनाने के लिए हमें कितने प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, कितने लॉ को मानना पड़ता है, कितने प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सरकार ने रूल ही चेंज कर दिया तो हमारी प्रॉपर्टी हमसे छिन भी सकती है। अभी हमारा घर या फिर हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारी हमें लग रही है, पर अगर बाई चांस सरकार ने कोई रूल चेंज कर दिया तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम नहीं देंगे, सरकार ने रूल चेंज कर दिया तो हमें देना ही पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी को। तो सोशलिस्ट वो होते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो सरकार ओन करती है। ये सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग आगे DPSPs में भी आएगा, वहाँ पे अच्छी तरह बताया जाएगा। ठीक है, ये हाँ, इसमें प्रेम्बल में ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो वर्ड हैं सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये जो प्रेम्बल बना था, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, तब ये तीनों वर्ड नहीं थे। ये 3 वर्ड हमारे प्रेम्बल में एंड किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन से वर्ड ऐड किए गए हैं प्रेम्बल के। इस वाले अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे जो संविधान जो है इसके बाद से हमारे संविधान में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। ये अमेंडमेंट्स लास्ट में मैं आपको 1-2 क्लास में इंपॉर्टेंट बता दूंगी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट भी हैं। इनकी एक अलग क्लास हो जाएगी। ठीक है, मैं बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी UPSC लेवल तक के, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली SSC और या फिर स्टेट PSCs में तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, पर जो UPSC लेवल होता है प्री में भी आजकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेसिकली प्रेम्बल से कि जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो कैसा था हमारा संविधान। तो वर्ड दे देंगे उसमें सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी। तो अब आप सब तो टिक करके आ जाओगे कि ठीक है, इतना पढ़ के चलेगा कि ठीक है प्रेम्बल में ये सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी है। तो आप लोग तो वो वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे सारे, जिस ऑप्शन में सारे वर्ड्स होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि हमारे स्टार्टिंग में हमारे संविधान में सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर नहीं था और इंटीग्रिटी भी नहीं था। हमारा संविधान कैसा था? सॉवरन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, जस्टिस थी, उसमें लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी। ये जो 3 वर्ड हैं लास्ट के, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है इससे। तो हमारा आज हमने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, बेसिक फीचर्स जो पढ़े, और प्रेम्बल को अच्छी तरह हमने पढ़ा, उसके वर्ड्स को समझा। जो मिस्टेक मैंने बताई थी कि लास्ट क्लास में हुई थी वो आप सही कर लीजिएगा। तो हमारी आज की क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। आगे हम अपनी क्लास प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू।